बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 23 है और ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले 22 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक्स पे बात हो चुकी है और मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिर दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। अच्छा जी, जो चार्ज है सबसे पहले वो क्या होता है? तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिस तरह से बाकी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, इस तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं, ठीक है। ये हमने उसको खुद ही नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो एब्सोल्युटली फिर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी कि चार्जेस जब 2 पॉइंट चार्जेस किसी जगह पर रखे होंगे, जिस तरह ग्रेविटी की एक दो मैसेज अगर आप साथ में रख दें, जैसे एक अर्थ है और दूसरा हमारा अपना एक मैस है, तो इस तरह से एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह से जब दो पॉइंट चार्जेस पास रखे होंगे तो उनके दरमियान भी एक फोर्स होगी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं और इस फोर्स का रिलेशन हमें कूलम्स लॉ ने बताया और कूलम्स लॉ के मुताबिक ये फोर्स उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और ये इसका फार्मूला बन जाता है। ये पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस हो चुकी है चीज़। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है और आर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है और Q1 और Q2 जो है ये दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। उसके बाद चार्ज डेंसिटी से पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह एक अर्थ है या कोई भी ऐसी हैवी बॉडी जिसकी एक फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है जिसको हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ग्रेविटी एक खास एरिया, एक रीजन ऑफ स्पेस तक फैली होती है। जैसे अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी एक लिमिट तक एक्ट करती है, उसके बाद एक्ट नहीं करती। तो जिस रीजन या जिस स्पेस तक इसकी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि चार्ज बहुत स्मॉल है तो उसकी फील्ड भी बहुत स्मॉल होती है, मतलब जिस जगह तक यानी जिस रीजन तक चार्ज की फोर्स एक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर सकती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, उसको उस रीजन और उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ क्या है? एफ बेसिकली फोर्स है जो एक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पर। अगर आपने फाइंड करनी है तो वो वहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसकी वैल्यू वो आप कूलम लॉ से निकालते हैं और क्यू जो है वो चार्ज, जिस चार्ज के ऊपर आप फाइंड कर रहे हैं वो वाला चार्ज है। अब अगर आपकी एफ की वैल्यू यहाँ कूलम लॉ से यहाँ पे पुट करें तो जो अल्टीमेट फार्मूला हमारे पास बनता है वो ये बनता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो के है, ये कांस्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होगा, आपने इसकी वैल्यू को याद रखना है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के या कांस्टेंट के, तो आपने उसके यूनिट्स भी याद रखने। अच्छा, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमिन्ड थ्रू इंटीग्रेशन डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब होता ये है कि एक पॉइंट चार्ज या एक अकेला चार्ज जो कि हमने लेक्चर नंबर 22 के अंदर देखा था, ऐसा हमें रियल वर्ल्ड के अंदर नजर नहीं आता। असल में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस हिसाब से? जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। या तो वो किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे या कॉन्टिन्यूसली होंगे, जुड़े हुए होंगे। अकेला चार्ज हमें इस तरह से मिलता नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, या किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे या किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह से अगर आपको चार्जेस को फाइंड करना होता है तो हम बेसिकली वही इंटीग्रेशन लगाते हैं जो कि कैलकुलस से आती है ये चीज़। और इसमें क्या होता है कि आप उस लेंथ के या उस एरिया के आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। और उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और फिर एंड पे सबको ऐड कर देते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो ये जो स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे, ये देखें चार्ज डेंसिटी में हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए अगर आप फार्मूला बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फिर ये इस तरह से बन जाता है के लैम्डा डी एस और आर स्क्वायर। डी एस बेसिकली वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ है जिसके ऊपर आप फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली ये क्यू की वैल्यू, ये जो सारी लिखी हुई है यहाँ पर क्यू है। इस फार्मूले का अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ क्यू की वैल्यू पुट हुई है। तो आपने हर जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे होंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हो सकती है। एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, एक सरफेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, एक वॉल्यूम भी हो सकती है। तो वहां पर बेसिकली आप चार्ज की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड बात करते हैं चार्ज डेंसिटीज की।
तो जैसे मैंने बताया कि तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या वॉल्यूम के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। जैसे इसको कंसिडर करें, किसी एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, या किसी एक एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, जैसे कि आपकी बुक्स हो सकती है इस तरह से। जैसे वॉल्यूम किसी स्फेयर के या किसी बॉल वगैरह को देखें, उसके अंदर अगर या उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो वहां पर जो आपकी चार्ज की डेंसिटी यूज करेंगे, देखिए लीनियर के अंदर आपने याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर लीनियर के अंदर आपका लैम्डा आ जाएगा, सरफेस के अंदर आपका सिग्मा आ जाएगा, और इसी तरह वॉल्यूम के अंदर आपका रोप आ जाएगा। तो ये तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर यहाँ से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी तरह सरफेस वाली जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम वाली जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से बेसिकली आपकी चार्ज की वैल्यू निकलती है। ये देखिए क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा एल हो जाएगा, लेमडा एल या लेमडा टी एस लिखे हैं सिलेबस के अंदर, इसको डी एस लिखा हुआ है। आप सेगमेंट को कुछ भी बना सकते हैं, उसको सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट को एल से डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये लेमडा एल हो जाएगा। इस तरह अगर एरिया या सरफेस की बात हुई है तो वहां पर आपका चार्ज सिग्मा ए हो जाएगा, और अगर आपने इसी तरह वॉल्यूम की बात की है तो वहां पर आपका चार्ज जो है वो रो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपकी चार्ज की वैल्यूज आएंगी। आपने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है, और आपके ऊपर उस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे अब उसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। जो फ्लक्स होता है बेसिकली इसको ये समझ लें, किसी भी सरफेस या किसी भी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां से गुजर रही है, तो उसको जो है ना हम फ्लक्स कहते हैं बेसिक। इसकी यही डेफिनेशन है। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। जिस एरिया से वो गुजर रही है, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर कॉस थीटा लगता है। तो वेक्टर एरिया बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं। वेक्टर एरिया का मतलब ये होता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से जो एरिया की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और देखें आप जो है वहाँ पर कॉस की वैल्यूज के हिसाब से फिर यहाँ पर फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस गिवन बाय। अच्छा, उसका ये कह रहा है कि ये वाला फार्मूला बता रहे हैं। बेसिकली यहाँ से ये फार्मूला जनरेट होता है, और ये जनरेट कैसे हुआ है अभी मैंने बताया आपको। चूंकि आप एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स बनाएंगे। जब आप स्मॉल सेगमेंट बनाएंगे एरिया के, ठीक है, और उन सारे सेगमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सबको ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद आते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ भी हमें फ्लक्स का ही रिलेशन बताता है, लेकिन किसके साथ बताता है, हमें चार्ज इनक्लोज्ड के साथ। अभी गॉसेस लॉ बेसिकली ये कहता है कि किसी भी सरफेस के अराउंड अगर आप एक गॉसियन सरफेस बना लें, ठीक है ना, किसी भी जगह पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो आप सिंपल क्या करें, उस चार्ज के अराउंड पे एक गॉसियन सरफेस बना लें। जब आप एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे तो उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसको ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू में बताया। तो इसके ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको उस जगह का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि गॉस लॉ रिलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस टू द लार्ज चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस, ठीक है। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका फ्लक्स अगर आपने निकालना है तो आपने सिंपली उस चार्ज इनक्लोज्ड को डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट पे, तो आपको वहां का फ्लक्स आ जाएगा। और ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारी कैलकुलेशन में। बेसिकली गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ जो है, कूलम लॉ से थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, गॉसेस लॉ कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बना देता है। इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस है, ठीक है। वो शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है नहीं पढ़ाई जा सकती। अलबत्ता इतना याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ हमारी कैलकुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉरी, गॉसेस लॉ हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है इंस्टेड ऑफ कूलम लॉ। सो हम ज़्यादातर गॉजिला को ही यूज़ करते हैं, और हमारी बेशुमार एप्लीकेशन मैंने मतलब फोटोकॉपी होगी या और इस तरह से इंजेक्ट प्रिंटर हो गए, तो इनके अंदर हम जो है वो गॉजिला की ही एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, और उसके बाद ठीक है, ये हो गया कि सिंप्लीफाई करते हैं हमारी कैलकुलेशंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये देखिए, अभी तक हमने जो चार्ज डेंसिटीज की बात की थी, अब उनकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस आएंगी। अगर आपने एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, एक इनफाइनाइट लाइन, ना खत्म होने वाली लाइन ऑफ चार्ज है, और चूंकि है लाइन, तो याद रखिएगा कि लाइन चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लेमडा यूज होगा। आपने क्या करना है कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उसके अराउंड बना लेनी है। उस वायर के जो भी लाइन होगी, कंसिडर करते हैं वो वायर है, तो उसके अराउंड आपने एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनानी है। सिलेंड्रिकल इसलिए बनाते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है।
जब आप बना लेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 2k लैम्डा ओवर आर, ये आपका अल्टीमेट फार्मूला निकलेगा। देखिए पूरी कैलकुलेशन है, मैंने आपको एंड फार्मूला लिखाया है क्योंकि कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली ये फार्मूला याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला आता है। और जो है ना इसकी इस तरह से वैल्यूज बनती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ एप्सिलॉन नॉट में फिर से बता देता हूँ, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ये पिछले लेक्चर के अंदर तो बताया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो सुन लें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज को ये आपने याद रखना है, शायद आगे कहीं लिखी भी हो, खैर छोड़े। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, और इसकी ये भी ये दो फॉर्म्स भी इसकी लिखी जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देखें कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है ना आर के साथ, वो इन्वर्स बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले इन्वर्स मतलब पावर 1 के साथ बन रहा है। ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर देखें तो ये इन्वर्स के साथ स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, मतलब इन्वर्स स्क्वायर के साथ रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पर इन्वर्स पावर 1 के साथ रिलेशन बन रहा है। ये चेंज क्यों होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद पेपर में ना पूछे लेकिन वैसे समझने के लिए देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो कूलम लॉ है ना वो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये बेसिकली ड्राइव तो हमने कूलम लॉ से ही किया है ये फॉर्मूला, तो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होता है। जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है ना वो कभी पॉइंट बन ही नहीं सकती। देखिए अगर आप कोई भी एक मतलब फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लेते हैं ना, बेशक उसकी लेंथ आप जितनी मर्जी रख लें, जितना उससे दूर जब आप बहुत दूर चले जाएंगे तो वो आपको एक पॉइंट ही दिखेगा। लेकिन एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है भाई, वो खत्म ही नहीं होती, तो वो आपको एक पॉइंट कैसे बनता हुआ नजर आएगा, वो खत्म ही नहीं हो रही, वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो कूलम लॉ अप्लाई ही नहीं होता। तो ये जो है वो इसलिए इसकी डेविएशन आ जाती है कूलम लॉ से, और ये रिलेशन के अंदर फर्क आता है। तो खैर कॉन्सेप्ट शायद आपसे पेपर में ना पूछे, लेकिन आपके लिए जानना बड़ा जरूरी था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं। अब चूंकि दो जो है इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ पर एरिया जो है वो होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो अल्टीमेट फार्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, अब ये शीट है तो शीट भी सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर आती है, इसके अंदर भी जो है हम वही चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, तो इसका भी जो अल्टीमेट फार्मूला बनेगा वो सेम ही बनेगा जैसे कि ऊपर वाले का बना था। उसके बाद बात करेंगे एक स्फेरिकल शेल है। अच्छा जी, अब जब स्फेरिकल शेल है तो इसके जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनसाइड किसी भी शेल के अगर उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है तो इनसाइड ऑफ द शेल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। और आउटसाइड अगर आप बात करेंगे तो आउटसाइड जहां पर भी आप फाइंड करेंगे तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह आपको नजर आएगा पूरा स्फेयर। जब वो पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा तो ये वही फॉर्मूला है जो कूलम लॉ से हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही बनता है के ओवर आर स्क्वायर। अब आते हैं जी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंडक्टर के इनसाइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इनसाइड में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस, क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पे होता है, तो ये शेल वाली स्फेयर वाली बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट वहां पर भी यही अप्लाई होता है। on the surface charge जो कोई surface पर होता है electric field just out the surface is perpendicular proportional to the surface charge density sigma work and potential energy in electric field, ठीक है। अब ये बात देखिए कि जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आते हैं, ठीक है, तो आपको एक वर्क करना पड़ता है। देखिए मैं अगर एक बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकूं तो मुझे जाहिर सी बात है उस पर कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जब भी आप किसी चार्ज के अगेंस्ट मूव करेंगे या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली अगेंस्ट मूव करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू, और उस वर्क डन करने का फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास ये होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप ऑपोजिट टू द फील्ड काम कर रहे हैं। अच्छा, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद होगी उसका ये फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगला पूरा टॉपिक या पूरा लेक्चर इसी पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड गिवन और पॉइंट चार्जेस, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो आप इस फॉर्मूले के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। आप से ये सवाल भी पूछा जा सकता है
कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। बेसिकली ये सवाल कैपेसिटर के अंदर पूछा जाता है कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होती है, जो बेसिकली दो प्लेट्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है। और उस फाइंड को उस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक उस एनर्जी को अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो आपको इस फार्मूले से आ जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन ऑफ स्पेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके पास एनर्जी स्टोर होती है उसके ये फार्मूला है। और इसके अंदर जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी जो है वो वॉल्यूम है। अच्छा, मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट से ही यही बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। असल में बात यह है कि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों फील्ड्स कंजर्वेटिव हैं, दोनों फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव हैं, तो ये बहुत सारी इनके अंदर जो है वो सिमिलरिटीज़ हैं और इस वजह से दोनों फील्ड्स को बहुत क्लोज समझ जाते हैं। जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर मैस, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैस इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैस जो है वो ना सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी फॉलो द सिमिलर पैटर्न टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी कि ये भी एक सिमिलरिटी है कि दोनों के जो फार्मूला होते हैं उसके अंदर जो चार्जेस या मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर के सॉरी प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ये आप देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फार्मूला है वो ये है कि Q1 Q2 और R स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर या जो वहाँ पर फार्मूला बनता है वो है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो बस इतना सा दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 था। इंशाल्लाह पूरे 45 लेक्चर्स तक सारी ये चेन बनेगी और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर इसके अंदर स्टिल कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं।